क्लास रिकॉर्डिंग। ओके बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ जी बेटे, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन के क्या लॉज हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यही है, फर्स्ट यही आएगा। कैसे शो करेंगे रिफ्रैक्शन को? ये क्या है बेटे? दिस इज नॉर्मल। क्या है ये? नॉर्मल। ठीक है, लाइट रे आ रही है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। दिस वन जो हमने वर्चुअल लाइन ड्रॉ की है, ये क्या है? नॉर्मल रे। और डाउन ये कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे है बेटे? रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल। क्या बताया? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। कौन से पॉइंट पर? जहां जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पर तीनों एक ही प्लेन में क्या करती हैं? लाई करती हैं। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal all at point of incidence all lie in the same plane। समझ आया फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ जी बेटा। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ साइन आई, रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर, टू साइन आर इज अ कांस्टेंट for a given pair of media या for the light of a given color in given pair of media, जिसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ये शॉर्ट में लिख दिया, आई एम एक्सप्लेनिंग इट। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज अ कांस्टेंट for the light of a given color for a given pair of media. This is called Snell's law. इसको क्या बोलते हैं? Snell's law. Ratio of sin I by sin R is constant for the light of a given color for a given pair of media. मतलब यहां पर ये जो रे ऑफ लाइट है वो कौन से कलर की आ रही है? ठीक है, और गिवन पेयर ऑफ मीडिया क्या है? अगर मैं यहां कहूं दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर, तो गिवन पेयर ऑफ मीडिया क्या है? एयर एंड वाटर। और लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर, it is coming. For that sin I by sin R is constant. Here what is sin I? This is angle I. Incidence, angle of incidence है ये, and this is angle of refraction. ये angle of refraction है। तो sin I by sin R for a given color in given pair of media is constant and this is also called Snell's law. Okay? ये क्या है? Snell's law. क्लियर हो गया बेटे? यस मैम। अब देखो यहां पर मैंने अभी तक जितने भी डायग्राम बनाए, मैंने रे ऑफ लाइट को क्या किया? ऑब्लिक शो किया है। ऑब्लिक शो किया है ना? ऑब्लिक शो किया है। अगर रे ऑफ लाइट सीधी आ रही है, इफ रे ऑफ लाइट इज कमिंग स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी रे ऑफ लाइट आ रही है, मींस अगर मैं कहूं कि ये है पार्टीशन,
here it is air and here it is water. Then what it is, क्या होगा, अगर जहां से नॉर्मल पास करती है, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री, या हम 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, इसके लिए तो ये 0 ही है, नॉर्मल से ये कोई भी एंगल नहीं बना रही, परपेंडिकुलर जा रही है बिल्कुल, तो ये क्या है बेटे, इंसिडेंट रे और रिफ्रेक्टेड रे। इंसिडेंट रे ऐसे आएगी और रिफ्रेक्टेड भी ऐसे ही जाएगी, ऐसे ही जाएगी ना। तो एंगल आई अगर 0 है, इफ एंगल आई इज 0, देन एंगल आर विल बी 0। कंडीशन देखो बेटे, हम यहां पर क्या कह रहे हैं, अगर दो मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी लाइट, तो क्या होगी, रिफ्रेक्ट होगी। लेकिन ऐसा कौन सा केस है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए भी और रिफ्रेक्ट भी ना हो? हमने यही कहा है ना, वन मीडियम टू अनदर मीडियम अगर रे ऑफ लाइट जाती है तो बेंडिंग हो जाती है उसमें, रे ऑफ लाइट में, उसको ही रिफ्रेक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज नो रिफ्रेक्शन, बिकॉज व्हाट इज टेकिंग प्लेस, जो रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, वो नॉर्मल आ रही है, इंटरफेस के बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल 90 परपेंडिकुलर आ रही है, इसीलिए इस केस में कोई रिफ्रेक्शन नहीं होता। तो ये क्या है, कंडीशन ऑफ नो रिफ्रेक्शन, कंडीशन ऑफ नो रिफ्रेक्शन। यहां पर एंगल आई क्या होता है, जो नॉर्मल से एंगल बनाया, यहां पर एंगल आई क्या है, नॉर्मल के साथ कोई एंगल ही नहीं है, मतलब क्या है, मतलब क्या है बेटे, एंगल आई इज 0, एंगल आई क्या है, 0 है कि नहीं है? Yes, ma'am. साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि हमने किसमें लिखा, स्नेल्स लॉ में, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और हम यहां से अगर साइन आर को इधर ले आए और कांस्टेंट को यहां ले आए, तो क्या होगा, साइन आई अपॉन कांस्टेंट इज इक्वल टू साइन आर, इज इक्वल टू साइन आर। अब साइन आई कितना है, व्हाट इज साइन आई, साइन आई 0, साइन आई क्या है, 0 है, अपॉन कांस्टेंट इज इक्वल टू साइन आर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, साइन आर भी क्या हो जाएगा बेटे, 0, तो एंगल आर विल ऑल्सो बी 0, एंगल आर विल ऑल्सो बी 0। हमने ये क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, कौन से लॉ को यूज करके, स्नेल्स लॉ को यूज करके हमने क्या किया, मैम ये एक बार प्रूव कर वापस दिया। समझाना मैम। हाँ बेटे, when the light ray is coming from one medium to another medium, नॉर्मल टू द इंटरफेस, नॉर्मल एंगल बना रही है, कोई एंगल नहीं है इसमें, बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे जा रही है, जो नॉर्मल रे का रास्ता था ना, वहीं से इंसिडेंट रे आ रही है। पहले हमने कहां से इंसिडेंट रे की थी, ओब्लिक, ऐसे टेढ़ी, कोई ना कोई एंगल बन रहा था नॉर्मल से, यहाँ पे नॉर्मल से कोई एंगल नहीं बन रहा, यहाँ पे नॉर्मल से कोई एंगल नहीं बन रहा, तो एंगल आई क्या है, 0 है। हमने यूज किया फॉर्मूला कौन सा, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। साइन आई हमें पता है, आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमने क्या लिखा, साइन आई की जगह साइन 0 लिख दिया, तो साइन 0 अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट को यहाँ ले आए, साइन आर को यहाँ ले आए, तो साइन आई जो था उसको हमने क्या लिख दिया, साइन 0, क्योंकि एंगल आई क्या है, 0 है, अपॉन कांस्टेंट इज इक्वल टू साइन आर, तो साइन 0 अपॉन कांस्टेंट क्या है, 0, तो साइन आर इज इक्वल टू ऑल्सो 0, तो आर भी क्या होगा, 0। समझे? यस मैम। तो अगर कोई इंसिडेंट रे है, अगर कोई रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल टू द इंटरफेस, नॉर्मल टू द इंटरफेस, इट विल ट्रेवल टू अनदर मीडियम अनडेविएटेड। कोई भी रे अगर नॉर्मल जा रही है, इंसिडेंट रे नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, तो वो इन किसी इंटरफेस पर, तो वो क्या है, वो क्या हो जाएगी, अनडेविएटेड जाएगी, दूसरे मीडियम में कोई डेविएशन नहीं, बिल्कुल सेम पाथ फॉलो करके वापस आ जाएगी। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। अगर पूछे कोई व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन, दिस इज द कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। ओके, अब कनिका उस दिन पूछ रहे थे ना बेटे, उस दिन जो पूछ रहे थे क्वेश्चन, उसमें क्या था, उसमें क्या था, उसने ये, उन्होंने वहां पर क्लियर क्या नहीं किया था कि एंगल वो आई है, ये नहीं बताया था, वो एंगल सिंपल क्या दे दिया, 30 डिग्री दे दिया,
वो 60 पता नहीं कितना था, 60 था। तो अगर ये 60 है तो नॉर्मल के साथ इस इंटरफेस का एंगल क्या होता है 90। 90 में से ये जितना एंगल है उसको माइनस करेंगे तो वो बच जाएगा, या इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा, और इसके इक्वल क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? Yes, ma'am. हाँ जी बेटे, अब मैंने क्या बताया था कि जो रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन में टू शो दैट इंसिडेंट रे on glass slab is parallel to emergent ray, parallel to emergent ray। इंसिडेंट रे जो है, जो ग्लास स्लैब पर है, वो पैरेलल है किसके, एमरजेंट रे के। कैसे शो करोगे, हाउ यू विल शो इट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्रॉइंग व्हाट, स्लैब। मैं एक रेक्टेंगुलर स्लैब ड्रॉ कर रही हूं। दिस इज रेक्टेंगुलर स्लैब एंड दिस इज नॉर्मल। ये नॉर्मल है, इस इंटरफेस के लिए ये क्या है, नॉर्मल। अब एक इंसिडेंट रे आ रही है बेटे, ये कौन सा मीडियम है, एयर है, ये क्या है, ग्लास है। अगेन जब ये ग्लास स्लैब से बाहर जाएगी तो क्या आएगी, एयर में आ जाएगी। तो जो एंगल, ये क्या है, ये कौन सा एंगल है, टेल मी। ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, कौन सा एंगल होता है, कौन सा एंगल होता है ये, बोलो, विच एंगल इट इज? Ma'am, angle of incidence. राइट बेटे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एयर टू ग्लास जा रही है, एयर क्या है, रेयर मीडियम है, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। अब रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। सीधी जाने की बजाय क्या हो गई, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। समझे? ये नॉर्मल के Yes, टुवर्ड्स ma'am. बेंड हो जाएगी। ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसके लिए नॉर्मल क्या है, इस इंटरफेस के लिए नॉर्मल क्या है बेटे, दिस इज नॉर्मल फॉर दिस इंटरफेस। ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, कौन से एंगल हैं ये, आर दे ऑल्टरनेट एंगल्स? क्या ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं? ये और ये, क्या ये ऑल्टरनेट एंगल्स बोल सकते हैं बेटे, क्या हम इनको मैथ में पढ़ते हो ना, Yes, ऑल्टरनेट ma'am. एंगल्स। तो R1 इसको ले लेते हैं, R2 इसको ले लेते हैं, R1 इज इक्वल टू R2 बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ये इधर आ रही है, अब ग्लास से एयर में, डेंसर से रेयरर में, तो कहां जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। कहां जाएगी बेटे, इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जो ये रे ऑफ लाइट थी, ये तो इंसिडेंट थी, ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। और जो ये रे है, ये कौन सी है, एमरजेंट रे। कौन सी रे है बेटे, एमरजेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे जो ग्लास स्लैब के अंदर है, और ये क्या है, एमरजेंट रे, जब उस मीडियम से उसी मीडियम में वापस आ गई है, ट्रेवल करके, रिफ्रैक्ट होके, तो ये क्या है, एमरजेंट रे। और ये है एंगल ऑफ एमरजेंस। कौन सा एंगल है बेटे, विच एंगल इट इज, एंगल ऑफ एमरजेंस। ठीक है, इट इज एंगल ऑफ एमरजेंस, ई एंगल से हम इसको डिनोट कर देते हैं, बट इट इज एंगल ऑफ एमरजेंस। डायग्राम में कोई दिक्कत हो तो पहले पूछ लो, अगर डायग्राम में कोई दिक्कत है बेटे तो पहले पूछ लो, है कोई मैम, दिक्कत एक किसी बार को? दोबारा बता दें। हाँ बेटा, दिस इज इंसिडेंट रे, व्हाट इट इज, इंसिडेंट रे 2778। हाँ जी,
इंसिडेंट रे आई, ओब्लिकली आई, ये क्या हो गया नॉर्मल, इस इंटरफेस के लिए, इस इंटरफेस के लिए ये नॉर्मल है, ये क्या हो गया नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है बेटे वो कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ग्लास स्लैब के अंदर जाएगी एयर से ग्लास में, मतलब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो क्या हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई तो इस नॉर्मल और इस रिफ्रेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो रिफ्रेक्टेड रे है इस इंटरफेस के लिए इंसिडेंट रे का काम कर रही है ना। यहां के लिए नॉर्मल, इस इंटरफेस के लिए नॉर्मल क्या है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी बिल्कुल परपेंडिकुलर। फिर ग्लास से इसने वापस से एयर में जाना है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना है, तो क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अब बेटे इसको तो हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो ग्लास स्लैब के अंदर से गई वो कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। और जब रिफ्रैक्टेड रे दोबारा से उसी मीडियम में बाहर आ गई एयर के अंदर, तो ये क्या है, एमर्जेंट रे। ये कौन सी है, एमर्जेंट रे। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ एमर्जेंस। नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ एमर्जेंस। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये इसके इक्वल है, इस वाले एंगल के। क्यों है, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, कौन सा, स्नेल्स लॉ वाला। स्नेल्स लॉ में या नॉर्मली आप स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला मैं बता देती हूँ तुम्हें कैसे लगेगा। यहाँ पर देखो बेटा, ये क्या है, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखूं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एन जी ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे लिखना है। इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, ये होता है बेटे साइन आई बाय साइन आर के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई कहाँ पे है, एयर के अंदर है। साइन आर कहाँ पे है, ग्लास के अंदर है। तो साइन आई अपॉन साइन आर। और इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में लिख दूं तो कैसे लिखूंगी, एन, क्या लिखूं ऊपर, जी लिखूं कि ए लिखूं, जी अपॉन एन ए। इज इट राइट, समझ आया, Yes, ma'am. समझ आया। Yes, ma'am. NGA, refractive index of glass with respect to air is equal to refractive index of glass upon refractive index of air is equal to sin I upon sin R। ठीक है, अब हम इक्वेट कर देते हैं बेटे, किसको, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, साइन I अपॉन साइन R is equal to NG upon NA। इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, इसको R1 ले लेते हैं क्योंकि ये R1 R2 है ना, तो इसको R1 ले लेते हैं, साइन R1, ये भी साइन R1। तो अब है बेटा साइन आई, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई एन ए को करूंगी तो मैं एन ए साइन आई लिख दिया, एन ए साइन आई इज इक्वल टू एन जी साइन R1, and G sin R1। Clear? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बेटे, अब मैं यहां आ रही हूं, ठीक है। यहां पर भी मैंने क्या देखना है, मैं वही एंगल देख रही हूं, कौन सा, साइन आई बाय साइन आर। ये तो आर है, ये आई, ये एंगल ऑफ एमरजेंस है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे भी इन दोनों मीडियम्स के लिए भी यही निकाला, एन जी ए। इन दोनों मीडियम्स के लिए भी क्या निकाला, एन जी ए, एन जी ए। अब इसकी बारे में बात कर रहे हैं, पहले हम इसके बारे में बात कर रहे थे, एन जी ए, ठीक है। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, दिस एन जी ए, ठीक है। अब एन जी ए इज इक्वल टू
फॉर्मूला तो वही है, साइन आई बाय साइन आर, यही है ना, साइन आई बाय साइन आर, वही फॉर्मूला होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? ध्यान से देखना Yes, यहाँ ma'am. पे। अब साइन आई बाय साइन आर, अब ये साइन आई कहाँ पे था? एयर में, जिसके रेस्पेक्ट में है, जिसके रेस्पेक्ट में है और जिसका है, तो जिसके रेस्पेक्ट में है वो क्या है? ये वाला एंगल लेना पड़ेगा हमें। किसके रेस्पेक्ट में है? एयर के रेस्पेक्ट में है ना, तो ऊपर साइन क्या लिखेंगे? ई। यहां पर एंगल ये कौन सा है? ये एंगल है, एंगल ऑफ एमरजेंस। किसका, किसकी तरह काम कर रहा है? साइन आई की तरह काम कर रहा है, तो साइन ई। क्यों क्यों लिखा हमने? क्योंकि रेस्पेक्ट में किसके? एयर के। यहां पर एयर है, इधर होता तो नीचे लिखते और इधर होगा तो ऊपर लिखेंगे। तो एयर में क्या है? साइन ई है, अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? साइन आर वन, तो साइन ये कौन सा है? साइन आर टू, साइन आर टू। ये अगर पॉइंट समझ आ गया तो आगे समझ आएगा, नहीं आया तो नहीं आएगा। पहले बताओ मुझे, मैंने बेटे साइन आई जो यहां पर लिखा था एयर वाला, मैंने अब यहां पर एयर वाला क्या लिखा है? साइन ई, क्योंकि हमने इस एंगल को क्या नाम दे रखा है? साइन ई, ठीक है। अपॉन ग्लास में क्या है? दिस एंगल, साइन आर टू, तो मैंने क्या लिखा? साइन आर टू। इज इट क्लियर? मैम वो जो R2 के मैम वो साइड में क्या है मैम, वो कौन सा एंगल है? ये आर वन है बेटे, ये आर वन है जो हमने पहले यूज किया, ये वाला। ये आर टू है जो हमने दूसरे केस में यूज किया। पहले तो इन दोनों एंगल्स को यूज किया, फिर इन दोनों एंगल्स को यूज किया। कीर्ति, कनिका, गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कीर्ति, मयंक, हुआ क्लियर? यस मैम। अब बेटे, अब क्या लिखूं? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में तो वही बात है, क्या लिखना पड़ेगा? एन जी अपॉन एन ए, यही है। जैसे इसको एलेबोरेट किया था, इसको भी ऐसे एलेबोरेट कर दिया, एन जी अपॉन एन ए। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भूल जाओ, क्या बन जाएगा? एन ए साइन ई, यही बन जाएगा। एन ए साइन ई इज इक्वल टू एन जी साइन आर टू, एन जी साइन आर टू। इज इट ओके? Yes, ma'am. यस मैम। अब बेटे आर वन इज इक्वल टू आर टू, ये हमें पता है क्योंकि ये दोनों क्या हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। आर वन इज इक्वल टू आर टू, है ना। ये जो ये आर वन जो है बेटे, ये आर टू के बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, है कि नहीं है? तो अगर मैं Yes. आर वन को आर टू के इक्वल कर दूं तो क्या हो जाएगा? इन ये टर्म्स इक्वल हो जाएंगी, दीज टर्म्स विल बी इक्वल। इफ आर वन इज इक्वल टू आर टू, तो मैं क्या लिखूंगी बेटे? इसकी जगह आर एन जी साइन आर वन, अगर इसकी जगह मैं एन जी साइन आर टू लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर वन इज इक्वल टू आर टू है। यहाँ पे भी Yes. एन जी साइन आर टू है, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो गई? इक्वल, बिकॉज आर वन इज इक्वल टू आर टू, सो एन जी साइन आर वन इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देती हूं, सो एन जी साइन आर वन इज इक्वल टू एन जी साइन आर टू। ये दोनों इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल हैं। इफ बोथ दीज आर इक्वल, अगर रिएक्शन वन में और टू में अगर ये जिनसे के इक्वेट हो रहे हैं वो इक्वल हैं, तो ये दोनों भी तो इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए ना। एन ए Yes. साइन आई इज Yes, इक्वल ma'am. टू एन ए साइन ई, होगा, इक्वेट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? साइलेंस होगा मैम। साइलेंस से कुछ नहीं होगा, बोलो या ये, या तो ये बोल दो कि नहीं, या तो ये बोल दो कि हाँ मैम। कहीं पे गड़बड़ लग रही है तो बोल दो। हाँ बेटे, मयंक क्लियर? यस मैम क्लियर। कीर्ति? Yes, ma'am. हाँ बेटे, तो
तो मैंने क्या किया, इसको और इसको इक्वल प्रूव कर दिया, R1 इज इक्वल टू R2 करके, तो ये और ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। NA sin I इज इक्वल टू NA sin E, NA sin I इज इक्वल टू NA sin E, तो NA से NA कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, I इज इक्वल टू E, हो गया, एंगल I इज इक्वल टू E। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस, यही बना ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। यहाँ पर हमने इसको इक्वेट कर दिया, I इज इक्वल टू R आ गया। ये क्या शो करता है, इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे आर पैरेलल। दिस shows that incident ray and emergent ray are parallel। ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल है तो क्या हुआ है, लेटरली डिस्प्लेस हुए हैं, एंगल में चेंज नहीं हुआ। देखो अगर मैं इसको इस लाइन को क्या कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, तो ये इसके क्या हो जाएगी, इट विल बिकम पैरेलल टू एमर्जेंट रे। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि एंगल I और एंगल E तो क्या है, इक्वल है, सिर्फ क्या हुआ है, ऐसे डिस्प्लेस हो गए हैं, कोई डेविएशन नहीं हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। समझ गए? यस मैम। Yes. यहां पर मैं लिख देती हूं, इट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हमने प्रूव किया है कि कैसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ। Now the emergent ray is parallel to incident ray, parallel to incident ray, but the emergent ray is displaced। क्या हुआ है, displaced sideways। This displacement is called lateral displacement। lateral displacement। अब कई बार ये पूछा जाता है, क्या स्लैब में डेविएशन होता है, क्या स्लैब में जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या डेविएशन होता है, नो, स्लैब में डेविएशन नहीं होता, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। प्रिज्म में डेविएशन होता है, क्लियर बेटे, प्रिज्म में डेविएशन होता है, Yes, ma'am. स्लैब में डेविएशन नहीं होता। स्लैब में क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है बेटा, ये टॉपिक Yes, क्लियर ma'am. हुआ? हाँ, हमने अभी तक क्या किया है, बेटे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ क्या किया, फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड एमर्जेंट रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड क्या है, सेकेंड रूल क्या है बेटे, sin I by sin R is constant for a given pair of or given color in a given pair of media। ठीक है, sin I by sin R is constant or is always constant for a given color in given pair of media। This is also called Snell's law। फिर हमने क्या प्रूव किया, फिर हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट प्रूव किया। लेटरल डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या प्रूव किया, एंगल I को एंगल E के बराबर प्रूव किया। एक बार कर लोगे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो, फिर भी ना समझ आए फिर पूछ लेना बेटे। ठीक है, क्लैरिटी ना आए तो पूछ लेना। Yes, ma'am. स्लैब ओनली प्रोड्यूसेस, मैं यहाँ पे नोट में लिख देती हूं, स्लैब ओनली प्रोड्यूसेस लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कई बार इसको लेटरल शिफ्ट भी बोल देते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बट नॉट डेविएशन,
डेविएशन, डेविएशन शो नहीं करता, लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटे एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। कहां पर आ गए? एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और भी न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी बेटे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, किसका कम है, कौन सा डेंसर मीडियम है, कौन सा रेयरर मीडियम है, वो सारे न्यूमेरिकल्स आगे भी करवाऊंगी। वो सिर्फ आपके कुछ फॉर्मूलाज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए थे। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? देखो, तुमने कभी देखा है जब पानी है, पानी ग्लास ऑफ वाटर ले लेते हैं हम, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेते हैं, जैसे शीशे का ग्लास ले लेंगे, तो अगर पानी उसके अंदर डाल के रखेंगे और उसमें या तो पेन या तो पेंसिल डाल देंगे तो इट विल अपीयर टू बी बेंट। जब उसमें इमर्ज कर देंगे पेंसिल को तो वो हम कैसे दिखाई देगी? जैसे बेंड हो गई है। देखा है कभी? देखा Yes. है? शीशे के ग्लास में पानी लेके अगर उसमें पेन या पेंसिल डालेंगे तो वो ऐसा लगता है जैसे टूट गई है, टेढ़ी हो गई है। वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से होता है बेटे? रिफ्रैक्शन की वजह से। अभी बताया ना हमने, लाइट रेज when come from one medium to another medium, they will bend either towards normal or away from normal. That's why क्या होता है? पेंसिल appears to be bent. तो अब हम राइट कर देते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन, पेंसिल इमर्ज्ड पार्टली इन वाटर। हाफ को हमने क्या कर दिया? इमर्ज कर दिया। पार्टली इन वाटर appears to be bent. The part of pencil which is inside water, which is inside water, appears bent and thicker, मोटी भी दिखाई देती है। when मैम बेंट का क्या मीनिंग होता है? बेंट का मतलब बेटे टेढ़ी, मुड़ी हुई, मुड़ी हुई। ठीक है? फ्रॉम साइड्स। क्या कहते हैं मयंक? एक ग्लास लो, शीशे का ग्लास, शीशे के ग्लास में पानी भरो और उसमें पेंसिल डाल के देखो, क्या होगा? मुड़ी हुई, जो पार्ट अंदर है ना पानी के अंदर, वो थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देगा और थोड़ा मोटा भी दिखाई देगा बाहर वाली पेंसिल से, है ना? तो बेंट का मतलब होता है बेटे यस मैम। मुड़ा हुआ, और थिकर मतलब मोटी दिखाई देगी। तो ये क्या है? किसकी वजह से? व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से है? ये किसकी एप्लीकेशन है? रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन है। ये सब कुछ जो होता है किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं। आई एम टेकिंग अ टब टाइप, ओके। You can take glass or anything else. I am taking this. Inside it, what is present? Inside it, water is there. And हमने क्या किया? हमने एक पेंसिल डाल दी इसके अंदर, ऐसे। ठीक है? पेंसिल हमने इसके अंदर क्या कर दी? इमर्ज कर दी। अब हमें क्या करना है? ये बेंड होती हुई क्यों दिखाई देगी बेटे? व्हाई इट अपीयर्स टू बी बेंट? अब हम देख कहां से रहे हैं? हम यहां से देख रहे हैं, है ना? आंखें हमने बाहर बना दी, बाहर से देख रहे हैं ना हम। तो जो रेज ऑफ लाइट हैं, जो रेज ऑफ लाइट हैं, वो कहां से कहां जाएंगी? कहां से कहां जाएंगी? वाटर से एयर में। ऐसा ही है? कहां से कहां जाएंगी बेटे? दे विल मूव फ्रॉम वाटर। ये तो वाटर से, इस तरीके से। अब मुझे ये बताओ, ये तो वाटर है,
और ये एयर है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगी या टुवर्ड्स नॉर्मल जाएंगी? These will go away from normal or towards normal? Tell me. इसके लिए नॉर्मल ये, इसके लिए नॉर्मल ये, बताओ कहाँ जाएंगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स नॉर्मल? वाटर इज अ डेंसर मीडियम, वाटर इज अ डेंसर मीडियम, एयर इज रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएंगी तो Away from normal. अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट। अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगी बेटे, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, वी विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, हमारी आंखों तक जाएंगी तो इस तरीके से जाएंगी ये। अब इस तरीके से जाएंगी, क्या हमारी आंखें टेढ़ा देख सकती हैं? इफ इट इज पॉसिबल टू सी इन दिस वे, कि ऐसे जा रही है ऐसे देख लें, क्या देख सकती हैं? नो। तो हमें ऐसा लगेगा कि No, लाइट ma'am. रेज कहाँ से आ रही हैं? we will, it will appear that light rays are coming from here. ठीक है, हमें ऐसा लगेगा कि जो पेंसिल है वो कहाँ है? यहाँ है, इट इज ओके। जो पेंसिल है वो हमें कैसे दिखाई देगी? यहाँ दिखाई देगी इंस्टेड ऑफ दिस। इसीलिए पेंसिल कैसे दिखाई देती है? मुड़ी हुई, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। हमारी आईज की प्रॉपर्टी ये है बेटे कि वो सीधा देख सकती हैं, बेंड होके नहीं देख सकती, दे कैन सी ओनली इन द स्ट्रेट डायरेक्शन। तो ये हमें पेंसिल ऐसे दिखाई देगी, है तो यहाँ, बट इसकी इमेज कहाँ बनेगी? ऊपर की तरफ बनेगी, टेढ़ी, कि पेंसिल कहाँ पे है? टेढ़ी है। ओके, Yes, इट इज ma'am. ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बेटा, और क्या एप्लीकेशन है बेटे? और एप्लीकेशन है, अगर हम किसी लेमन को वाटर में रख दें तो क्या होगा? हमने क्या किया, एक लेमन लिया और वाटर में रख दिया, लेमन लिया और कहाँ रख दिया? वाटर में रख दिया, तो क्या होगा? अब जो ये लेमन है ये तो वाटर में रखा है, किस में रखा है? वाटर में रखा है। हमें देखना है यहां से, अब जो लाइट रेज हैं वो कहां से कहां जा रही हैं? दे आर गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। अगेन द सेम थिंग विल हैपन, दोबारा दोबारा वही चीज होगी, क्या होगी? लाइट रेज विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएंगी, इसके लिए नॉर्मल ये वाली, इसके लिए नॉर्मल ये वाली, तो लाइट रेज विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगी तो अगेन जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर, यहाँ पर। हमें ऐसा लगेगा जो लेमन है वो ऊपर की तरफ है, यहाँ की बजाय हमें लेमन कहाँ दिखाई देगा? यहाँ दिखाई देगा। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? लेमन हो, Yes, ma'am. इसमें लेमन की जगह, इसमें लेमन जरूरी नहीं है लेमन ही रखना है, इसमें अगर आप कोई कॉइन रखते हो तो भी ऐसा ही होता है। ठीक है, जब तुम स्विमिंग पूल में देखते हो तो उसकी जो डेप्थ है हमें कैसी दिखाई देती है? कम दिखाई देती है। जब हम उसके अंदर जाते हो ना तो क्या है? वो डेप्थ ज्यादा होती है, और जब हम ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे छोटा सा तो है, नीचे से हमें क्या दिखाई देता है? उसका जो फ्लोर है वो ऊपर की तरफ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से बेटे? रिफ्रैक्शन की वजह से। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेमन kept in water, kept in water in a beaker appears slightly up than its actual position, actual position, because of refraction, because of refraction। ये मैंने थोड़ा सा वो भी बना दिया है, ये जो लेमन है वो थोड़ा बड़ा भी दिखाई देगा और ऊपर भी दिखाई देगा। लेमन will appear slightly bigger than actual lemon
एंड स्लाइटली अपवर्ड। बिगर कब दिखाई देगा? जब हम उसको साइड से देखेंगे, बिगर के साइड से देखेंगे तब बड़ा दिखाई देगा। तो ये दोनों ही प्रोसेस किसकी वजह से होते हैं? रिफ्रैक्शन की वजह से। ओके, और क्या कह सकते हैं हम? और हम कह सकते हैं कि जो स्लैब है, क्या है? स्लैब की थिकनेस जो है वो क्या दिखाई देती है? कम दिखाई देती है। स्लैब की थिकनेस हमें कैसी दिखाई देती है? कम दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? थिकनेस ऑफ स्लैब appears to be less. Why it is so? ऐसा क्यों है? क्योंकि स्लैब जो है वो कैसा मीडियम है? स्लैब मतलब ग्लास है। स्लैब किसका बना है बेटे? ग्लास का बना है ना? अब ये पॉइंट है, इसकी थिकनेस क्या है? बिल्कुल नीचे तक देखनी है हमें, यही है ना? हमने थिकनेस की फॉर्म में ये ले लिया, दिस इज हाइट। क्लियर? जो स्लैब है ऐसे मोटा होता है, अब उसकी जो थिकनेस है वो हमें कम लगती है देन इज इट्स एक्चुअल थिकनेस। तो क्यों क्यों लगती है? क्यों होता है ऐसे? वो इसलिए होता है बेटे क्योंकि अब यहां से लाइट रे आ रही है, दिस इज गोइंग फ्रॉम हियर। क्या होगा? इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब इसको मैंने परपेंडिकुलर कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? मैंने ये परपेंडिकुलर रे ड्रॉ कर दी, क्या करूं अब मैं? क्या ये अवे या टुवर्ड्स बेंड होगी? इफ इट विल मूव अवे और टुवर्ड्स नॉर्मल? बोलो। अभी हमने केस किया था ना, जब बिल्कुल स्ट्रेट में जा रही है, इंटरफेस के बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये कोई रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगी, कोई डेविएशन शो नहीं करेगी। ऐसा ही होगा ना? रिफ्रैक्टेड रे भी उसी और इंसिडेंट रे भी उसी उससे जाएगी बिल्कुल विदाउट रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्ट की है, और ये अगर हम स्ट्रेट इसको क्या कर दें, इस रे से ज्वाइन कर दें, तो इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है। एक्चुअल में हाइट इतनी है, दिखती कितनी है? लगता हमें इतनी है। ठीक है, क्योंकि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? यहाँ फॉर्म हो रही है। हमारी आई यहाँ पर है, हम देख यहाँ पर रहे हैं, लेकिन हमें इतने की बजाय इसकी हाइट कितनी दिखाई देती है? इतनी दिखाई देती है। ग्लास स्लैब की हाइट कम दिखाई देती है। ओके, Yes, ma'am. Yes. यस मैम। थिकनेस ऑफ, ये बेटे सारा समझने का है, कुछ भी रटने का नहीं है। ऑल दिस इज प्रैक्टिकल। द थिकनेस ऑफ glass slab appears to be less due to refraction. ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे कोई भी चीज हो वो ऊपर ही दिखाई देगी। पानी में कोई भी चीज है, हम बाहर से देखेंगे ऊपर ही दिखाई देगी। डेप्थ जो है स्विमिंग पूल की, वो भी क्या कम दिखाई देगी? किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, अगर साइड से किसी चीज को पड़ी हुई है जो वाटर में, उसको देखेंगे साइडवेज, तो वो मोटी भी दिखाई देगी। वो भी किसकी वजह से? थिकनेस की वजह से। these are the applications of refraction. ये सब किसकी एप्लीकेशंस हैं बेटे? रिफ्रैक्शन की। ओके, आज के लिए इतना ही। आप नोट्स प्रिपेयर कर लो। ओके बेटा। Yes.